हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थ के सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे अर्थ में हम सैटेलाइट बना रहे हैं और सैटेलाइट को हम चाहते हैं कि ऊपर छोड़ें तो किस पोजीशन पे छोड़ें। फिर जब उस सैटेलाइट को हम छोड़ेंगे तो उस सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी। जब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर भेजना है, ठीक है, कि वो वापस ना आए, तो उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी 11 पॉइंट समथिंग कुछ है हमारा वैल्यू। अब हमको ये समझना है कि एस्केप वेलोसिटी के बाद अगर सैटेलाइट जो हमारा है उसको अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए तो उसकी स्पीड हम क्या रखें ऐसा जिसके कारण वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमने लग जाए, जिसमें हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे। और हमको ये भी देखना है कि मान लीजिए कि मून है, तो मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारा अर्थ का, तो वो भी चारों तरफ हमारे अर्थ के घूम ही रहा है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो हमें मालूम है, अराउंड 27.3 डेज लगता है उसको अर्थ के एक चक्कर काटने में। तो अगर कोई सैटेलाइट हम बनाएं और उसको अगर ऑर्बिट में छोड़े तो मतलब कि वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ अगर ऐसे घूमता है मान लीजिए, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमको पहले से डिसाइड करना पड़ता है। मतलब हम चाहते हैं कि अलग अलग टाइप के सैटेलाइट होते हैं। मान लीजिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो कि अर्थ अगर समझ लीजिए कि आपका एक दिन लगा रहा है पूरा एक चक्कर काटने में, तो वो सैटेलाइट भी आपका एक दिन लगाएगा पूरा अर्थ के चक्कर काटने में, तो उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे ऊपर अगर सैटेलाइट कोई है पोजीशन पे, तो वो उसी पोजीशन पे हमेशा मुझे दिखाई दे। तो उस सैटेलाइट की स्पीड और अर्थ का रोटेशन का जो स्पीड है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप के काफी सारे सैटेलाइट होते हैं। तो हम डिफरेंस द सैटेलाइट के बारे में बात नहीं करने वाले कि कितने प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। हमें मेन कोर बात करना है कि जो उसका स्पीड है वो कितना होगा, उसके जो डेरिवेशन है, फिर जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, उसका ऑर्बिट कैसे हमारा घूम रहा है। केपलर्स के थर्ड लॉ के हिसाब से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब की जो वैल्यू है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाया जाएगा तो के की वैल्यू क्या निकल के आती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को इस वीडियो में बात करना है और इसके ऊपर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी रिलेशन टू दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले इजेक्शन मोड समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा अर्थ से हमको सैटेलाइट भेजना है। सो दिस इज अवर अर्थ और यहाँ से लॉन्चिंग पॉइंट एक बनाया गया है। अब यहाँ से सैटेलाइट को भेजना है समझ लीजिए, तो सैटेलाइट को आप ऐसे तो भेज नहीं सकते, उसके लिए हमें रॉकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अराउंड 11 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारी स्पीड होनी चाहिए स्केप वेलोसिटी, जो कि अर्थ के इस एटमॉस्फेयर को छोड़ के हमारे ऑर्बिट में, इस अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लग जाए। मतलब अपनी एक ओन ऑर्बिट बनाए और सैटेलाइट ऐसे गोल गोल घूमने लग जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये रॉकेट है, जो रॉकेट को 3 चैम्बर्स में बांटा जाता है। पहला कि अप थ्रस्ट जो होता है वो बहुत ही तेजी से होना चाहिए, जो कि एस्केप वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो अर्थ की डेंसिटी है वो धीरे धीरे ऊपर कम होती जाती है, तो हमें स्पीड भी कम करनी पड़ती है। तो उसको 3 पार्ट में जाता है। तो पहला इजेक्शन मोड इसके लिए रहता है, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, उस पार्ट को अलग कर दिया जाता है। फिर एक और पार्ट रहता है, वो उसको और आपका अलग चैम्बर टाइप का रहता है, वो और थोड़ा स्पीड देता है उसको और वो थोड़ा आगे चला जाता है। फिर लास्ट एक और रहता है जो सैटेलाइट पे रहता है, और वो क्या करता है, लास्ट वाला जो आपका चैम्बर बना रहता है, तो वो लास्ट चैम्बर क्या करता है, हमें जो स्पीड चाहिए, मतलब उस सैटेलाइट की जो स्पीड चाहिए जो कि इस अर्थ के चारों तरफ घूमे ऐसे। ठीक है, तो वो स्पीड कौन डिसाइड करता है, वो स्पीड आखिरी वाला जो थर्ड चैम्बर है, तीसरा चैम्बर। जो फर्स्ट चैम्बर है वो तो एस्केप वेलोसिटी का काम आता है, दूसरा वाला उसको मिडिल तक पहुंचाने का काम आता है। तीसरा वाला जो होता है वो अर्थ के जो ऑर्बिट घूम रहे देख रहे हैं इस टाइप से, ये हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ घूमने के लिए जो स्पीड चाहिए वो ये सैटेलाइट डिसाइड करता है, और वो उसी से साथ में ही रहता है। थोड़ा बहुत आपका जो फ्यूल रहता है वो सैटेलाइट में भी रहता है, तो उसके रिपेयरिंग कम चलता रहता है, कि अगर बाय चांस समझ लीजिए कोई कारण से आपका जो स्पीड है वो स्लो हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो उसे मेंटेन कर पाए फिर से। नॉर्मली जो स्पीड एक्वायर होता है वो थर्ड चैम्बर से होता है, और
जो भी आपको स्पीड रखना है, मान लीजिए कि आपको बताया मैंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कि अर्थ का अगर एक रोटेशन कंप्लीट होता है उतना स्पीड तो उसको चाहिए ना, तभी तो वो उतना एक पूरा सर्कल घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा। तो उतना स्पीड भी अगर चाहिए तो वो स्पीड जो है वो कैसे निकालें हम लोग। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं जो डेरिवेशन है वो कैसे वर्क कर रहा है। मान लीजिए कि दिस इज अवर अर्थ और ये हमारा रेडियस r होगा, कुछ हाइट में सैटेलाइट को ले जाया जा रहा है, मान लीजिए कि इसकी जो हाइट है वो h होगी, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो गोल घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगना बनता ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण में हमारे पास में एक फॉर्मूला आएगा, सेंट्रीपिटल के कारण आया है, ठीक है। क्या आता है हमारा mv² डिवाइड बाई r। अब r कितना होगा, r रेडियस प्लस दिस हाइट, तो रेडियस को re लिख लीजिएगा क्योंकि ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है, प्लस हाइट h का होल, ठीक है। तो re प्लस h, तो mv² अपॉन r हमारा फॉर्मूला आता है सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब देखिए ये गोल गोल घूम रहा है, इसको ये अर्थ खींचेगा भी तो इस पे एक और फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसके बराबर है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फोर्स है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर घूमे तो वो घूम रहा है जब, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाता है तभी वो उसके चारों तरफ ऐसे घूम पाता है, ठीक है। तो ऐसे घूमने के लिए अब इसको ये फोर्स अगर नहीं लगाएगा तो क्या होगा, इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, मान लीजिए ये इस तरह घूम रहा है तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी ये इस वेलोसिटी से बाहर निकल के फेंका जाएगा। तो इसको खींचने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए, वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही सेम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी रहता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आएगा gm, अर्थ का मास मान लीजिएगा कुछ me, और इस सैटेलाइट का कुछ मास मान लीजिएगा ms डिवाइड बाई इसका रेडियस, तो क्या आएगा re प्लस h का होल स्क्वायर। दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब देखिए इन दोनों को अगर रिलेट करूंगा मैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूं, क्योंकि दोनों ही फोर्स सेम होने के कारण स्मॉल m या ms मान लीजिएगा, इसको आप v², इसको आप ms भी मान सकते हैं, ठीक है, v² अपॉन re प्लस h, और इसको मानेंगे gme ms अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर। तो ms कैंसिल, तो v² इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजेंगे gme और इसको इधर भेजेंगे तो re प्लस h डिवाइड बाई re प्लस h का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कैंसिल, इससे v² इज इक्वल टू gme अपॉन re प्लस h। दिस इज अवर फॉर्मूला, v² के फॉर्म में है। तो आपको अगर इसकी वेलोसिटी जाननी है तो अंडर रूट gme अपॉन re प्लस h, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये जो वेलोसिटी मिल रही है हमको, ये वेलोसिटी कहाँ की है, ये वेलोसिटी ये जो ऑर्बिट में ये घूम रहा है ऐसे गोल गोल, इसकी वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी को बोलते क्या है, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इस वेलोसिटी को हमको डिसाइड करना पड़ता है खुद से कि इसकी जो वेलोसिटी है हम कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम ये थर्ड वाला जो बताया आपको, थर्ड चैम्बर, ये डिसाइड करता है, ठीक है, कि मुझे इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है या कोई टेलीकम्युनिकेशन के पर्पस से इसको बनाना है, जो भी पर्पस है, या फिर वेदर के रिपोर्ट के लिए इसको बनाना है। अलग अलग पर्पस होते हैं, काफ़ी सारे पर्पस हैं। इंडिया के ही मेरे को लगता है कि 200 से ऊपर सैटेलाइट खाली हैं, ठीक है। तो बाकी कंट्री के तो कितने होंगे। तो अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। तो काफ़ी सारे ऐसे सैटेलाइट्स के ऊपर आपका काफ़ी सारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, और आए दिन और भी छोड़े जाते हैं। तो अभी अभी रिसेंटली अर्थ ने जो आपका लोकेशन वाला है उसके लिए एक सैटेलाइट छोड़ा था जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को भी हेल्प करता है। तो काफ़ी सारे सैटेलाइट हैं, आप नेट पे खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कितने टाइप के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। उसके पीछे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, मेन पॉइंट है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो कैसे निकाली जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा है, सबसे पहले डिस्टेंस देखिए, g है हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11, अर्थ का मास भी हमें मालूम है। हाइट हम पहले से पता कर लेते हैं कि किस हाइट में हमको उसको छोड़ना है, तो उस हाइट में छोड़ने के बाद उसकी वेलोसिटी को पता करना पड़ता है हमको कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी निकल के आ रही है।
तो उसकी वेलोसिटी को उतना छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं इसको, पर कम नहीं करना है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे इसको रखना है, कम नहीं कर सकते हैं इसके वेलोसिटी को। मान लीजिए कि इस पॉइंट से अगर इससे मतलब ये एक वेलोसिटी जियोस्टेशनरी समझ लीजिएगा कि अब ये इस अर्थ का जो रोटेशन है उसी स्पीड से ये भी घूम रहा है, अगर उससे कम करेंगे तो क्या होगा, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक पत्थर मान लीजिएगा, मार्कर है, इसको स्ट्रिंग से ऐसे बांधे, ठीक है, और इसको गोल गोल घुमाना चालू किया, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ये ऐसे गोल गोल घूमना चालू किया। अब मान लीजिए कि इसकी स्पीड मैं अगर स्लो कर दूं, ऐसे घुमाने के टाइम पे इसकी स्पीड स्लो हो जाए, तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, होगा ये कि ये धीरे धीरे नजदीक आना चालू करेगा ड्यू टू, अब देखिए ये खींचना चालू कर रहा है, तो अब इसको ये दूर जाना चाहता है तो इसको खींच रहा था ये, इसकी स्पीड ही स्लो हो गई तो ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाएगा ना। और नीचे आना चालू होगा मतलब कि ये इसको खींचता हुआ चला जाएगा, तो इसकी स्पीड एक मेंटेन होनी चाहिए, तो वो स्पीड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का जो स्पीड है वो डिसाइडेड रहता है। स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो भी एक कंडीशन है। अगर इसकी स्पीड को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो एस्केप वेलोसिटी पे चला जाएगा, और एस्केप वेलोसिटी पे चला गया तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को भी छोड़ के चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको आ गया। अब इसके ऊपर में एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं रिलेटेड टू स्मॉल जी के ऊपर में। तो देखिए जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच है, तो अगर मैं g की वैल्यू निकालना चाहूं तो g की वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ स्क्वायर एक बना दूं और एक यहाँ ऊपर पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो v इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डॉट आर ई प्लस एच। ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, तो इस पूरे के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, g, और ये तो आर ई प्लस एच है ही, तो दिस इज अवर वेलोसिटी। ठीक है, ये इसको आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा। एज्यूम कर लीजिए कि जो सैटेलाइट है वो काफी ज्यादा हाइट पे नहीं है, तो हमारा अर्थ का रेडियस ही इतना काफी ज्यादा है। मान कितना है हमारा अर्थ का रेडियस, 6371 किलोमीटर। बहुत से लोग इसको रफली 6400 किलोमीटर समथिंग कुछ लिखते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आपके कैलकुलेशन में इसका फर्क आता है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में पर्टिकुलरली बोल देता है कि आपको इतनी वैल्यू लेनी है, नहीं तो रफली आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर h जो है वो 0 है, ठीक है, मान लीजिए कि 4, 5, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, अरे 25 किलोमीटर पे आप ले लीजिए, तब भी इसके मुकाबले तो काफी छोटा ही है, तो इसको आप नेग्लेक्ट मान सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा, g, और ये 0 बन गया तो आर ई अंडर रूट, और दिस इज अवर फॉर्मूला। तो अगर आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और आर ई रेडियस है कितना, 6400, तो 6400, और किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है, तो 10⁻3। अगर मान लीजिए कि 98 है तो ये 6400, और इसका एक 10 हट, इसका एक 10, और यहाँ 10⁻3, तो इसका 10 हटाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, अंडर रूट में है, तो 98, 64, 10⁻, इसका 2 और ये 2 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर। ठीक है, तो 64 का अंडर रूट होता है 8, ये 100 के आसपास में है। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू है वो निकल के आएगी, इस 100 का मतलब कि 10 निकल के आएगा, और इसका मतलब कि 10 का स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्यूब बन जाएगा, मतलब कि 8 10⁻ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आ गया। इसका यूनिट देख लीजिएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मीटर है, तो अंडर रूट में मीटर स्क्वायर मतलब मीटर, सेकंड स्क्वायर मतलब कि सेकंड। ठीक है, तो एक्यूरेट है। तो जो हमारी स्पीड आ रही है वो 8 किलोमीटर लिख लीजिएगा इसको पर सेकंड, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका ये सैटेलाइट की स्पीड होनी चाहिए, तभी ये आपका ऐसे रोटेट करेगा। तो हम इजी तरीके से इसको निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस सैटेलाइट का आपका क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के हमारे पास में 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास में तो काइनेमेटिक्स का सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर हमारे पास में ये दिया गया है, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, एक सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो 2πr + h के हिसाब से निकाल सकते हैं।
तो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, टी निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो उसमें जो k की वैल्यू है वो भी हम लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि हमारे पास में r की वैल्यू भी दी गई है। चलिए निकालते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा, हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि उसे कैसे निकाला जाए। ठीक है, हमारे पास में v का फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है, तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। कहाँ पास में है, ये है वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसका यूटिलाइज करना है। ओके, तो इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। ओके, तो चलिए टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला सिंपल सा है हमारे पास में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2 पाई, और रेडियस तो निकल के आएगा आर ई प्लस एच, और जो स्पीड है वो कितना है हमारे पास में, तो मैंने प्रीवियस इक्वेशन को लिख लिया यहाँ पास में देखिए। तो जी एम ई आर प्लस एच भी ले सकते हैं अंडर रूट के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं तो, या फिर जी आर ई बी प्लस एच भी ले सकते हैं। तो हम लोग ऊपर वाला लेंगे पहले वैल्यू को। ठीक है, तो देखिए ये स्पीड है v, तो हमको क्या चाहिए, अंडर रूट में चाहिए, तो इसको हटा के आप यहाँ अंडर रूट लगा दीजिएगा। तो जो मेरी वैल्यू है वो कितना आएगा, अंडर रूट जी एम ई अपॉन, वो भी अंडर रूट में है तो आर ई प्लस एच, ये भी अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब ऊपर भेजूंगा तो मेरे काम आएगा ये। तो 2 पाई, इसकी वैल्यू 1 है, ये आपका ऊपर चला जाएगा। देखिए नीचे में इसके अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा प्लस के फॉर्म में, अगर यहाँ होता तो माइनस के फॉर्म में जाता। तो आर ई प्लस एच 1 प्लस 1/2 इज 3/2। ठीक है, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, और ये आपका अंडर रूट में जी एम ई। तो दिस इज आवर टाइम, ये हमारा वैल्यू आया निकल के। तो अब इसमें आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और आपकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हमको जी मालूम है, हमको एम ई मालूम है, मास ऑफ द अर्थ, आर ई मालूम है, हाइट हमको मालूम है पहले से ही, तो पूरी वैल्यू हमको मालूम है। आप आसानी से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग केपलर्स थर्ड लॉ का यूज करते हैं और इक्वेशन को थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, देखते हैं। तो केपलर्स थर्ड लॉ, हमको कांस्टेंट वैल्यू भी निकालनी है ना एक्चुअल में। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जो है, इसको अगर मैं हटाना चाहता हूं तो के आर क्यूब, तो अगर ये आर क्यूब की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मुझे के की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो देखिए अगर इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, मान लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपको बन जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यूब मिल जाएगा। तो 2 पाई, इसको करूंगा तो आर ई प्लस एच। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, और इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा जी एम ई। क्लियरली ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकल के आएगा आर ई प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम ई। देखिए अब देखिए ये आर क्यूब है यहाँ पास में, आर क्यूब, और देखिए ये आर ई प्लस एच का क्यूब है। ठीक है, और ये टी स्क्वायर तो है ही, तो इस वैल्यू को मैं इससे रिलेट करूं तो के की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, तो के की वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई। देखिए कांस्टेंट वैल्यू मेरी निकल के आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये कांस्टेंट वैल्यू में हमको एम ई मालूम है, जी मालूम है, 4 पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आराम से हम इसकी के की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टी की वैल्यू भी हम आराम से इसकी निकाल सकते हैं। तो पुट करते हैं और निकाल के देखते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम और इजी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए तो टी स्क्वायर, ये तो वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए टी का जो वैल्यू है, तो इसे हम थोड़ा सा और अच्छा करके देखते हैं। तो टी की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई थी यहाँ पास में, पहले कंसिडर कर लीजिएगा कि हाइट जो है वो बहुत ही कम है, तो h की जो वैल्यू है हमारी, अगर मैं उसको एज्यूम कर लूँ कि 0 मान लेते हैं, चलिए कि
जो अर्थ है, अर्थ के सैटेलाइट, जो अर्थ से ऊपर जो सैटेलाइट है उसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है हमारे अर्थ के रेडियस के मुकाबले। तो h को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, एज्यूम कर लीजिए, तो जो मेरी वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr², ये बन जाएगा आर ई का क्यूब डिवाइड बाई जी एम ई। अब आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा, चाहे तो इक्वेशन को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। तो ये क्यूब है, इस क्यूब को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, देखिए 4πr², इसको आर ई रहने दूँ और इसका 2 जो स्क्वायर था वो इसके नीचे ले आऊँ, तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो फिर से क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू जी की वैल्यू है, क्या है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पूरे के जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जी पुट कर सकता हूँ, कर सकते हैं। तो ये टी स्क्वायर है, तो 4πr² आर ई अपॉन जी, ओके है, ठीक है, ठीक है। और ये आएगा टी स्क्वायर, ओके। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 4πr² आर ई अपॉन अंडर रूट, पूरे में ना अंडर रूट जी ई, ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं मैं, सॉरी जी है, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, टी इक्वल टू 4 का आएगा 2 और पाई स्क्वायर का आएगा पाई बाहर, अंडर रूट में लिखा जाएगा आर ई प्लस जी, ओके है। अब थोड़ा हमारा इक्वेशन थोड़ा और अच्छा हो गया है। अब वैल्यू को पुट करिए, 2 पाई 3.14 या फिर 22/7 में पुट कर सकते हैं, अंडर रूट आर ई 6400 इंटू 10⁻³ मीटर पे आ गया, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में आने वाला है, ये आएगा 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब आप इसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखिए ये 2 और ये 3 है, तो 2 इंटू 3.14 और ये आएगा 64, इसको लिखेंगे 10⁵, ये आएगा 9.8 को, मतलब अगर 98 बनाऊं तो इसमें से एक 10/10 आ जाएगा, तो ये एक ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप 10 लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो गया। 2 इंटू 3.14 अंडर रूट 64, ये बन जाएगा 10⁶, ये बन जाएगा अराउंड 900 के आसपास में, ठीक है। तो ये 100 के आसपास मानेंगे अगर इसको, मैं मान लीजिए कि ये 100 ही है, समझ लीजिए, तो इसका 2 0 और ये बचेगा 4, तो बाहर क्या निकलेगा, 2 इंटू 3.14 और 64 का बचेगा 8 और 10⁻² बाहर निकलेगा, ठीक है, ये 4 है तो 2 बाहर निकलेगा। अब इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि जो आपका t है वो कितना आ रहा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट सही तरीके से करूं तो देखते हैं कितना आता है, 2 4 जा 8, 2 2, 2 3 6 इंटू 8 इंटू 10⁻², तो 8 8 64, 2 8 2 16, 17 18, 1 6 48, 49 और पॉइंट लगा और ये 10⁻², गया तो 4984 सेकंड वैल्यू मेरी आई, अराउंड 5000 के आसपास आया, 5000 सेकंड, ठीक है। आपके बुक में शायद ये मिनट में दिया गया है, तो अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 60 करूंगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना आता है, 5000 डिवाइड बाय 60, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा और ये वैल्यू आएगा आपका 6 8 जा 48, ठीक है, 2 बचा 20, तो 4 अराउंड 64 मिनट, 64 मिनट के आसपास, 64 किसी बुक में 63 पॉइंट समथिंग, या फिर जो हमारी वैल्यू है, क्योंकि देखिए 98 था तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, तो नियर अबाउट इतना मिनट आपका आना चाहिए, 64 मिनट के आसपास आपकी वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। तो अब आपको इसकी वेलोसिटी भी मालूम है, वेलोसिटी कितनी आई थी, वेलोसिटी आपका आया था कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आया था, और हमारे पास में टाइम भी पता ही है,
तो अगर मैं टाइम पता है मेरे पास में और ये वेलोसिटी इस फॉर्मूले से आया था, तो अगर मैं चाहूं तो दूसरे फॉर्मूले से भी वेलोसिटी को निकाल सकता हूं। कौन वाले फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से भी मैं निकाल सकता हूं। अगर मुझे डिस्टेंस मालूम है 2 पाई आर ई है और स्पीड मुझे, टाइम मुझे मालूम है 5000, तो मैं आराम से इसकी स्पीड भी निकाल सकता हूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं यहां पास में इस वैल्यू को, ठीक है, मिनट मत करिएगा, सेकंड पुट करिएगा, तो आपका जो आंसर है वो किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट, किलोमीटर की जगह मीटर में करेंगे तो 64,000,000 वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगर किलोमीटर में चाहते हैं तो 6400 ही रहने दीजिएगा, या फिर 6371 भी पुट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सभी आपकी सभी वैल्यूज आप करेक्ट ही हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आया, डेरिवेशन ही समझ में आया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ठीक है, मन में मत रखिएगा कि ये कहाँ से आया, ऐसा क्यों आया, मैं जरूर बताऊंगा आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपके बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी से ही। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, जो पॉइंट वाला चीज था उसी को लिखा हूं। पूरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन बोलता है मार्स हैज 2 मून्स। जो मार्स है हमारा, सॉरी मार्स, 2 मून है उसके पास में। जैसे अर्थ के पास में हमारा एक मून है, वैसे मार्स के पास 2 मून है, एक प्रोबोज है, एक डेल्मोज है। ठीक है, तो प्रोबोज जो है उसका जो ऑर्बिट है, जो मार्स के चारों तरफ घूम रहा है वो गोल गोल, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 7 आवर 39 मिनट्स के आसपास में है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल रेडियस है, जो हमारा प्रोबोज घूम रहा है, उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो अराउंड 9.4 × 10³ किलोमीटर के आसपास है। और बोल रहा है कि अगर ये वैल्यू आपके पास में है तो बताइए कि मार्स का जो वेट है वो कितना है। ठीक है, अब हम तो गए नहीं है वहां पर, हम अर्थ का बारे में तो जानते हैं कि सैटेलाइट को छोड़े हैं, तो ड्यू टू द केपलर के थर्ड लॉ से हम लोग उसका फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते थे। तो उसी फॉर्मूले का इसमें भी यूज करना है और वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, तो उसके बाद एक और चीज पूछा है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग मास का मास ऑफ द मार्स तो निकाल ले पहले, तब तो बात बनेगी। तो यूजिंग सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ का फॉर्मूला क्या है, t² = kr³। यही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें अब ये k की वैल्यू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पास में जो k की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी हमारे पास में, 4πr²/gme, यही निकल के आया था, r³t²। ठीक है, अब ये जो m है ये ये मास इसका है। ठीक है, मार्स का मास मान लीजिएगा इसको। तो इसको m को अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये बनेगा 4πr²r³ g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, t²। टाइम पीरियड दिया हुआ है ये। ठीक है, g की वैल्यू हमको मालूम है, r ये दिया गया है, तो आराम से हम अब मार्स का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देता हूं, निकालना आप ही को है। ठीक है, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है तो मैं दोबारा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वो पहले इसको पुट करते हैं। 4 पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 r³ r मतलब कि 9.4 × 10³ का क्यूब, g 6.67 × 1011, t टाइम पीरियड, यहीं पास में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम पीरियड कितना दिया है, 7 आवर 39 मिनट्स। तो आप इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको आवर में भी रहने दे सकते हैं और चाहे तो सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो दिस इज आवर 7 आवर, तो 7 आवर को पहले आप मिनट में चेंज करिए, तो 7 × 60, तो 7 6 42 और ये 0। ठीक है, तो मिनट में चेंज हो गया और ये भी मिनट में है, तो मिनट में प्लस कर दीजिए, तो 9 5
4, ये आपका हो गया मिनट। अब सेकंड में करना है तो इंटू 60 कर दीजिएगा, तो आप यहां लिख सकते हैं 459 इंटू 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टी स्क्वायर। तो आप आराम से मार्स का वेट निकाल सकते हैं बिना वहां गए, यूजिंग द केपलर्स थर्ड लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो कितना वेट आया है, अराउंड आपका जो वेट आया है वो 6.48 इंटू 10 टू द पावर 23 kg के आसपास हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आई है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी वैल्यू क्या आई है। ठीक है, सॉल्व जरूर करिएगा, खाली मत लिख लीजिएगा ऐसे ही, मेहनत करना पड़ता है, मैंने भी मेहनत की है तभी वैल्यू आई है। ठीक है, ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑर्बिट रेशियो ऑफ अर्थ एंड मार्स, अर्थ और मार्स का ऑर्बिट रेशियो जो है वो है आपका 1.52 टाइम्स। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कहां दिखाऊं मैं आपको, यहां बना के दिखाता हूं मैं, थोड़ी यही जगह ठीक रहेगा। मान लीजिए कि दिस इज अवर सन, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए कि अर्थ का ऑर्बिट है। अब अर्थ के ऑर्बिट के बाद हमारा ये आता है, मार्स भी घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, पीछे पीछे घूम रहा है। अब ये घूम रहा है जब, तो अर्थ का जो भी आपका रेडियस होगा, कौन सा मेजर एक्सिस वाला होगा, जो भी होगा उसका 1.5 गुना, मतलब कि कितना, अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका जो दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा, ठीक है, तो दोनों का रेशियो अगर ये 1 है तो ये आपका 1.52 है। तो अगर सब ठीक है ना, तो अगर ये 1 किलोमीटर होगा एग्जाम्पल, तो ये आपका 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। ये एक रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो को हमको यूज करना है और हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मून। तो जो मून है वो अगर अर्थ के चारों तरफ, सॉरी सन के चारों तरफ अगर चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। अर्थ का तो मालूम है 365 डेज हम लेके चलते हैं और बाद में लीप ईयर में भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो एक कांस्टेंट वैल्यू लिया जाएगा 365 डेज लिया जाता है। तो मून का टाइम पीरियड कितना है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा, केप्लर्स की थर्ड लॉ है हमारे पास में, क्या है देखिए, टी स्क्वायर, कौन सा मून का निकालना है, ठीक है, इक्वल टू क्या निकालेंगे, रेडियस। तो देखिए ये आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए हमको उसमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हमको ध्यान देना है इसमें। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी r³, तो आप इसको ले सकते हैं r ऑफ किसका, मून का, ठीक है, और ये निकलेगा re का क्यूब, तो दोनों का ये क्यूब रेशियो निकल गया और ये आएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक रहेगा। ये ऊपर वाला आपका मून के लिए हो, मार्स के लिए हो गया, और नीचे वाला आपका अर्थ के लिए हो गया। ठीक है, अब इसका जो रेशियो है RM/RE ये दिया गया है, कितना दिया गया है 1.52, तो ये निकल के आएगा 1.52 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी TM², इसको आप इधर ले जाइए तो TE स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को उधर ले जाएंगे, ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 1.52 का 3/2। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल कर देगा, तो ये बचेगा टी खाली। ठीक है, ठीक है, अब इसकी आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, मैंने निकाली है। तो जो मेरा वैल्यू आया है वो आया है, इसको देखिएगा थोड़ा सा, तो 1.52 3/2 और टी आएगा आपका 365 डेज के आसपास। तो मेरी जो वैल्यू आई है वो अराउंड आई है 683 डेज, शायद बुक की वैल्यू से ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो आप जरूर इसको करके देखिएगा। अगर इसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो मैंने इसकी भी वैल्यू निकाली है, अराउंड ये आया है 1.873, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आपकी अपनी वैल्यू से जो आप निकालेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप टाइम पीरियड ऑफ मार्स भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से यूजिंग द केपलर्स थर्ड लॉ के इक्वेशन से। ठीक है, समझ सकते हैं कि जो इक्वेशन है जो भी बनते हैं
वो पूरे यूनिवर्स पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सैटेलाइट पे वर्क करते हैं हमारा, या फिर अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है उस पर करते हैं, या मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है उस पर वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है ना, सभी प्लैनेट्स पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला है कि जो अर्थ का जो वेट है उसे निकालने के लिए बोला गया है, उसको अलग अलग फॉर्मूले से निकालने के लिए बोला गया है। तो उस क्वेश्चन को आप इजीली देख सकते हैं मेरे अंदाज से। दो फॉर्मूले का यूज किया गया है। काफी सारे ऐसे फॉर्मूले जिससे हम लोग अर्थ के मास को निकाल सकते हैं, और देखना रहता है ये मेन कि जो वैल्यू निकल के आ रही है वो बाकी फॉर्मूले पे पुट करने से जो वैल्यू निकलेगी, हर फॉर्मूले से आपको वैल्यू तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है, पर सारे वैल्यूज एकदम एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ रेशियो मिलेगा आपको। ठीक है, वो डिफरेंस आ ही जाता है। जैसे कि अर्थ है तो 365 डेज एग्जैक्टली नहीं रहता ना, तो कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे आ सकती है, पर नियर अबाउट द सेम वैल्यू आपको निकल के आता है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे को लगता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, फिर भी एक तो सॉल्व कर ही लेते हैं। उसमें हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ मून निकालना है। नॉर्मली हमको 27.3 डेज मालूम है, फिर भी निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए रफ कर लेते हैं इसको स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको k की वैल्यू एक दे दी गई है, जो कि आपका Kepler's थर्ड लॉ का जो इक्वेशन है उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है। फिर ऑर्बिटल रेडियस जो है हमारा, मून का जो रेडियस है वो दे दिया गया है। ऑर्बिटल ना, मून का रेडियस नहीं, ऑर्बिटल रेडियस जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर दे दिया गया है। पूछ रहा है कि अर्थ जो मून है उसका टाइम पीरियड क्या है अर्थ के अगर चारों तरफ घूमता है। नॉर्मली हमको इसकी वैल्यू मालूम है 27.3 डेज होता है, पर इसके वैल्यू, इन वैल्यूज से हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो टाइम पीरियड मतलब t² k और r³ k की वैल्यू दी गई है 10⁻⁻13। ठीक है, अभी देखिए ये जो दिया हुआ है ये किलोमीटर में दिया गया है, और ये वैल्यू सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब में दिया गया है, और हमको वैल्यू चाहिए डेज में। तो कैसे निकालेंगे, तो सेकंड को हमको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर को हमको क्या किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वैल्यू हमको दी गई है 3.84 × 10⁵ ठीक है। ठीक, अब देखिए इस वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, पर थोड़ा सा इसको इजी वे में कर लेते हैं, देखते हैं। तो सेकंड स्क्वायर, सेकंड को हमको डेज में करना है। तो देखिए सेकंड स्क्वायर मतलब 1 डिवाइड बाई ये। अब इसको देखिए सेकंड को डेज में करना मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना है तो सेकंड को आवर में मतलब कि 60, ठीक है, मिनट में, फिर मिनट को आवर में मतलब 60, आवर को डेज में मतलब 24। अब ये है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके भी नीचे है हमारा मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब को करना है किलोमीटर में, तो मीटर को पहले बनाएंगे 1000 तो बन जाएगा किलोमीटर, क्यूब में है। ठीक है, तो इसको लगाइए आप क्यूब। ठीक है, ठीक, इस कैलकुलेशन को आप अलग सेपरेटली करिएगा। 3.84 × 10⁵ ओके है। ठीक है, अब देखिए इसमें से जीरोस जो है 1 और 2, 2 जीरोस, और ये स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4 जीरो हो गया। ठीक है, तो 10⁻⁻13 इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी, ये 3 जीरो उधर जाएगा तो 9 बन जाएगा। 1000 का क्यूब मतलब 10⁹, और ये बनेगा 6 × 6 × 24, तो कितना आता है 24 और 6 36, ये अराउंड 864 आता है समथिंग। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर लेते हैं तो 864 का स्क्वायर, और ये 2 जीरो का अलग से स्क्वायर मतलब 4, ये कैंसिल और ये बचेगा 5। ठीक है, ठीक है, और ये वैल्यू अलग से 3.84 × 10⁵। अब देखिए ये बचेगा आपका अराउंड 10⁻⁻13। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा पहले। ये -13 को आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ये अराउंड 1 और 5 जीरो, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी, मैंने निकाली थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल के आई थी अराउंड 746496,
496। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 0.133 समथिंग कुछ आता है, और इसका वैल्यू है 10⁻⁻13 इंटू 3.84 इंटू 10⁻5 का क्यूब। ठीक है, अब हमारी वैल्यू काफी कुछ हद तक ठीक हो गई है। अब इसका क्यूब निकालना है, और इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 15 और ये 13, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आपकी आएगी समथिंग, कितना आएगा 10⁻2 के आसपास आएगा। तो जो मेरी वैल्यू है वो बचेगी 0.133 इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻⁻13 प्लस 15, मतलब कि 10⁻2। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, इसको देखते हैं। तो इसका कैलकुलेशन किया जाए तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो जो मेरी वैल्यू आई थी वो नियर अबाउट आया था आपका 84 वाली जो वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू जो आई थी वो वैल्यू आई थी मेरी 56.62, और इसका वैल्यू है 0.133, और ये हो गया स्क्वायर। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 56, 62 और ये 133, 3 2 6, 18 का 8 वन ऊपर, 18 1 19 का 1 ऊपर, 3 5 15 1 16 और 6 8 9 6 1 2 6 6 5, तो 6 12 13 14 का 4 1 ऊपर, 10 10 18 19 20 0 2 ऊपर, फिर 6 6 12 13 14 14 और 9 23, 2 ऊपर, 6 6 12 13 14 15 का 5 1 ऊपर, 5 1 6 1 7, तो 753,046 समथिंग कुछ आ रहा है। फिर इसका 2 पॉइंट, इसका 3 पॉइंट, इसका 2 और इसका 3, मतलब 7.53 इंटू 10⁻2, 7 इतना आया हमारा, तो ये आएगा अराउंड 753। ठीक है, और ये टी स्क्वायर है तो ये आएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे तो 753, तो अब इसका अगर स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो नियर अबाउट टी मेरे को लगता है 27.3 डेज आना चाहिए। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी वैल्यू भी कितनी आई है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, इसके चक्कर में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान अपन नहीं देंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि जो उसका आंसर आया कितना आया। ठीक है, तो पूरे टॉपिक पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।